A very good evening, all of you, my dear students and friends. Today, I am going to start another chapter in democracy form of government, and in this particular lecture series, today we will discuss electoral politics, right? In electoral politics, we have to understand so many things that has been written on the board. जैसे कि सारी चीज है वो मैंने अपने बोर्ड पर लिख के रखी हैं। सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे और डेमोक्रेसी को हम लोग अभी तक समझते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उसके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं डेमोक्रेसी के, जो पिलर्स हैं उसके, उनको हम लोग उनका स्ट्रक्चर को हम समझते आ रहे हैं। और अब हम आज इस नतीजे पे आ चुके हैं जिसे हम डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में इलेक्शन का होना क्यों जरूरी है। और इसके अलावा हम लोग पर्टिकुलर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज बात करेंगे कि हमारी इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, किस टाइप से इलेक्शन होते हैं, किस लेवल पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन की कितनी लेयर्स हैं, सेंटर में क्या क्या कंडीशन है, स्टेट में क्या कंडीशन है, और हम नीचे अगर चले जाते हैं लोकल बॉडीज जिसे हम बोलते हैं, पंचायती राज कैसे होता है, उस सभी को हम लोग आज समझेंगे। तो लेक्चर को चालू करने से पहले मैं डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को आप लोग शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आपका इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाई इलेक्शन। अगर हम लोग डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन का होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन क्या है। देखिए, इलेक्शन एक सेट ऑफ मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी जो लोगों का जो रूलर होता है उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के द्वारा हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको चेंज करते रहते हैं। यदि वो हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हमारी नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर रहा है, तो हम लोग उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उसको अपने वोटिंग के द्वारा गिरा देंगे और दूसरे किसी व्यक्ति को लाके हम लोग अपने लिए राजा बना देंगे या अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। तो यानी कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी में होना जरूरी है। सोचो हम इस टाइप की किसी कंडीशन की बात करें या इस तरह की डेमोक्रेसी हम लोग ले लें एक एग्जांपल के लिए, जिसमें कभी इलेक्शन ना होते हो, तो फिर उसमें क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक बार बन गया है, रूलर बन चुका है, तो फिर वो कभी दोबारा जो है कि चेंज नहीं होगा, और कुछ टाइम बाद वो अपनी ही जो खुद की उसकी जो रूल्स हैं और रेगुलेशन है उनको लोगों पर वो लागू कर देगा, और लोगों के जो जनता के खुद के इंटरेस्ट हैं उनको धीरे धीरे वो लोग खत्म कर देगा। तो हम कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड ऑफ इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन की नीड फिर क्यों होती है, इसको हम अब इस पॉइंट से थोड़ा सा और गहराई में इसको समझेंगे। अभी हमने सिर्फ समझा कि व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों होने चाहिए, तो हमने समझा इलेक्शन लोगों की जो प्रॉपर चॉइस है उसको मेंटेन करते हुए, उसको एक पर्टिकुलर लेवल पर रखते हुए हम लोग इलेक्शन को कराते रहते हैं, ताकि लोगों की जो नीड्स हैं वो लोगों के द्वारा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको पूरा करते चले। तो हमको इलेक्शन की नीड क्यों है, तो यही है। फिर से इसको थोड़ा समझेंगे कि डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्शन को बार बार हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम लोग कराते रहते हैं, ताकि जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो हमारे जैसे कह सकते हैं हैंडीकैप लोग हैं, या जो हमारे काफी पुअर जो ग्रुप है हमारे इंडिया में, उनको हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल पर लेके आ सकें, और उनकी जो एक नीड है उसको एक हम लोग अपने पर्टिकुलर सुपर पावर के रिस्पेक्ट हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक चीज को और समझेंगे कि सपोज करो इलेक्शन को होना इसलिए जरूरत है क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों की सरकार होती है, यानी लोग ही जो है जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे समस्या है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी की हम लोग अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको एक कॉमन व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, और ना ही उनको वो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर बनाएंगे, जो किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी या लोकेलिटी के इंटरेस्ट को ऊपर जाके सिस्टम पर अपनी उनकी बात को बता सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इंडिया में जो पुअर लोग हैं
या जो हम लोग कहेंगे फार्मर हैं, वो हमारे इंडिया में एटलीस्ट 50% से ज्यादा हैं जो कि पुअर हैं। तो वो इतनी जो गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज हैं इनको समझने की उन्हें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती है, और ना ही उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि जाके वो हर व्यक्ति अपनी बात को ऊपर तक लेके जा सके। तो उनकी रिस्पेक्ट में हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारी बातों को सिस्टम में भेजता है और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो फुलफिल कराता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इलेक्शन की जरूरत हमको इस कारण से होती है। यहाँ पर हमारा बात पॉइंट ये था कि हमको क्यों जरूरत है चुनाव की, तो हमने इसको अभी समझा कि चुनाव इस कारण होने चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी इलेक्शन में ऐसा क्या होना चाहिए कि हमको ये फील होने लगे कि इलेक्शन जो हो रहा है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म के तरीके से हो रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले इलेक्शन हमारे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर इलेक्शन को हम लोग करा रहे हैं तो उससे कुछ आइडियल्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हर हमारे नागरिक को राइट्स होना चाहिए किसका, वोट डालने का और उस इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करने का, यानी कि वो खुद अपनी चॉइस के लिए वोट डाल सके, और यदि उसकी विश है कि मुझे ही अपना अब मुझे रूलर बनना है तो उसके पास पूरी फ्रीडम होना चाहिए कि वो आगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। और दूसरी बात, हम यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एवरीबडी शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू, यानी हर किसी व्यक्ति का अपना एक वोट होना चाहिए और सभी वोटों का जो वैल्यू होता है वो एक ही होना चाहिए। तो ये हमारा ये पॉइंट अगर हमारे पास होगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये इलेक्शन है। दूसरी बात ये कहेंगे कि हर व्यक्ति जो है उसके पास फ्री एंड फेयर चॉइस होना चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने की। और तीसरी बात, इलेक्टर जो इलेक्शन का जो एक पूरा सिस्टम है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसको हमको रिपीट करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पूरा एक चांस मिल सके कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी नीड्स को प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इलेक्शन में हमारा इंटरवल चलते रहना चाहिए कि गवर्नमेंट में हम कब किसी को रखना है, कब हमको सरकार को गिराना है। तो ये इसमें होना चाहिए, किसमें, फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इसको बनाएगी डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और हाँ ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि यदि हमारा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन एक प्रोसीजर है हमारी कंट्री की हम बात करेंगे या हम किसी भी देश की बात करेंगे जो कि डेमोक्रेसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम ये बात लेके बैठे हैं कि इलेक्शन में कंपटीशन का होना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पहले जो कंपटीशन है उसके डिमेरिट समझेंगे, फिर उसके थोड़े से हम लोग मेरिट्स पे बात करेंगे। तो देखिए इलेक्शन में कंपटीशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियां आती हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या होता है कि पहले की जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वो सरकार को चला रही है, यदि उसके सरकार की जो पॉलिसी से यदि जो जनता है यदि खुश नहीं है तो वो जनता चाहेगी कि अब हमको इनको इस बार पार्टी से गिराना है। तो क्या होगा, उसी जनता के बीच में से कोई दूसरी पार्टी फॉर्म होगी या कोई व्यक्ति सामने आएगा और उन पर्टिकुलर रीजन या उन जनताओं की जो नीड है उसको वो अंडरस्टैंड करेगा और उनको वो एश्योरेंस देगा कि यदि आप लोग मुझे इस बार गवर्नमेंट में सरकार में लेके आते हैं तो मैं आपकी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल करूंगा। यानी हर पार्टी अपना एक वादा करती है कि यदि आप हमको इस बार चुनाव में जिताते हैं तो हम आपके लिए, समाज के लिए या सोसाइटी के लिए ये स्कीम लेके आएंगे। जैसे कि हम लोग सुनते रहते हैं कई बार, अभी हमने सुना है यूपी में चुनाव चल रहा है तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने ये यूपी की जो पॉपुलेशन उनको एश्योरेंस दिया कि यदि हम सरकार बनाते हैं तो हम आने वाले 5 साल के लिए सभी जनताओं को हम लोग फ्री में राशन देंगे। यानी कि ये अलॉरमेंट है, एक लुभाना है। हर पार्टी इसको चुनाव में कंटेस्ट करती है तो वो वहां की जनताओं को इस तरह की स्कीम के बारे में बताती है। तो इससे क्या होगा कि जब एग्जिस्टिंग पार्टी पहले से ही अगर रूलिंग में है तो उसको डर रहेगा। डर किस बात का रहेगा कि यदि हम जनता के हित में अच्छा काम नहीं करते हैं, उनकी बातों को हम नहीं सुनते हैं, उनके इंटरेस्ट को हम नहीं समझते हैं, उनके एक्चुअल डेवलपमेंट में हम बात नहीं करते हैं तो उनको अपनी सरकार को खोने का डर रहता है।
इस कारण से क्या होता है, वो अपनी सरकार को अच्छे से अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं, जहां भी उनको फॉल्ट्स नजर आता है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, और इसमें ये जो कंपटीशन होता है उससे क्या है, गवर्नमेंट कभी भी, हालांकि हम कहेंगे करप्शन होता है, लेकिन फिर भी उनको फियर काफी ज्यादा रहता है पार्टी को, और वो लोगों की एक जो मास पॉपुलेशन है उनकी इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एक बात तो कहेंगे कि इसमें ये मेरिट्स में अभी डिस्कस किया है कि इसमें जो पॉलिटिक्स में जो कंपटीशन होता है वो काफी हद तक ठीक होता है, इसको होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम हमारे लिए आती रहे, और हर पार्टी जब हमारे किसी रीजन से निकल के बाहर आती है तो लोगों के इंटरेस्ट को वो लोग बताते रहे। लेकिन इसके डीमेरिट्स ऐसे होते हैं, क्या होता है, इसकी जो मैं हानि बता रहा हूं कि चुनाव में अगर आपका कंपटीशन, तो हानि क्या होती है कि हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से कोई पार्टी बन के खड़ी हो जाती है, तो दोनों पार्टियों आपस में क्या होता है, एक तरह दुश्मनी टाइप की बन जाती है। वो अपने लोगों पर अपनी बातें थोपता है, दूसरी पार्टी की हमेशा क्रिटिसाइज करता है, बुराइयां करता रहता है। इससे कई लेवल पे झगड़े हो जाते हैं लोगों के बीच में, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, दो पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए आती हैं तो वो जनताओं को धर्म के आधार पर अलग अलग मतलब सेग्रीगेट करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर हिंदू को टारगेट बना के चुनाव में कंटेस्ट करता है, मुसलमानों को क्रिटिसाइज करता है, दूसरा मुसलमान कम्युनिटी को अपनी तरफ लेके हिंदुओं में फाइट करवाने की कोशिश करता है, कोई तीसरी पार्टी आ गई तो माइनॉरिटीज में जो भी हमारे रिलीजन है उनको टारगेट लेके चुनाव में कंटेस्ट करता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में हार्मनी है लोगों के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में जो लोग हार्मनी से रह रहे हैं, आजादी से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, उनके बीच में एक दरार पैदा हो जाती है, क्योंकि वो चुनाव का जो कंपटीशन है वो लोगों को अलग अलग से करवा देता है। तो ये बड़ा डीमेरिट्स है। वैसे हमको ये डेमोक्रेसी में ये सिखाते हैं कि हम सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन इलेक्शन एक इस टाइप का कंडीशन क्रिएट कर देता है कि लोगों के बीच में फ्रैक्शन पड़ जाता है। तो ये इसका डीमेरिट्स है। लेकिन फिर भी इसके मेरिट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें लोगों के अंदर एंथुजियाज्म रहता है चुनाव में कंटेस्ट करने का, जीतने का। हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को अपनी एक चॉइस रहती है, उसको अंदर एक इच्छा रहती है मैं भी आगे चुनाव में आगे खड़ा हूं और चुनाव लड़ूं या वोट डालूं। तो अगर कोई इसमें कंपटीशन नहीं होगा तो कोई एक ही पार्टी बनी रहेगी सत्ता में, और चुनाव में कोई इंटरेस्ट लोग ले नहीं पाएंगे। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति चुनाव में इतना इंटरेस्टेड होता है, हमारा हर एक नागरिक, चाहे हम लोग यूथ कहें चाहे हम लोग एडल्ट सिटीजन कहें, चुनाव की रैलियों में साथ जाता है, लोगों के जो लीडर्स होते हैं गांव गांव तक जाता है, बात करता है। वो समझता है कि चुनाव के माध्यम से हम अपनी बातों को, हम अपने जो रूलर्स हैं या जो कंटेस्ट करने वाले हैं उनको हम लोग अपनी बात को मनवा सकते हैं प्रेशराइज करके। तो हम इसमें इंडिया में लोग काफी ज्यादा इसको इंटरेस्ट के नजरिए से देखते हैं, किसको, इलेक्शन को। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब इतना बात करके हमने 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हमने बात किया है, ये हम लोग ये कॉमन बात की है। जो भी कंट्री इलेक्शन को जो डेमोक्रेटिक फॉर्म को फॉलो करती है और इलेक्शन रेगुलर बेस पर करवाती है, तो ये सारी बातें वहां पर आइडियल कंडीशन है, ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं हो पाती, मैंने अभी डिस्कस की है कि इलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आइडियली ये बातें बोलती हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन कंटेस्ट होता है तो हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग पर्टिकुलरली हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया में चुनाव कैसे होते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे 2 पिलर है। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर लोकसभा की, फिर मैं यहाँ पर बात करूंगा हमारे स्टेट इलेक्शन की, ठीक है। तो आपको सभी को मालूम है हमारे लोकसभा है, इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें प्रेजेंट हमारे पास 543 सीट्स जो होती हैं, इन सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। हमारे इंडिया में हर 5 साल में 543 सीटों में क्या होता है, चुनाव होता है। 2 सीटें हमारी रिजर्व रहती है एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियन मतलब कि जो हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके जो पूर्वज थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने हमारे इंडियन से किसी लेडी से या महिला शादी कर ली, वो यहीं पे इंडियंस बन के इंडिया की नागरिकता उन्होंने अडॉप्ट कर ली और यहीं पे बन के रहे, तो उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो 2 सीट उनके लिए रहती हैं, हर साल 2 उनको मिलनी ही मिलनी है। और 543 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है, क्लियर है। और हम लोग बात करेंगे स्टेट में, तो अगर यहाँ पे जो लोकसभा में जो मेंबर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और स्टेट में जो बंदा इलेक्शन जीतता है, पार्टी फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कहां पर रहती है डियर स्टूडेंट्स, ये रहती है स्टेट में। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जो रहता है हमारा एमपी रहता है, ये हमारा पार्लियामेंट में
बैठता है। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी इंडिया में हम लोग जब इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं तो हम रीजन को एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंस्टिट्यूएंसी। एक पर्टिकुलर टेरिटोरी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्शन होता है। जैसे कि हम एमपी में, हमारे एमपी में अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, एमएलए, इसकी बात करेंगे हम लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात करते हैं, तो इसमें 230 सीट है हमारे पास। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश को 230 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि एमपी में टोटल 230 क्या बनेंगे, एमएलए बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि पार्टी में आएंगे। ओके, और जो भी पार्टी फॉर्म करती है वो वहां की क्या होगी, रूलिंग पार्टी कहलाएगी। क्लियर है? सिमिलरली हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा बात करते हैं 543। तो 543 में जो भी पार्टी हमारी मेजोरिटी से चुनाव जीतती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और उसके रिस्पेक्ट में जिससे कम वोट आते हैं उसको हम लोग अपोजिशनल पार्टी कहते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा वोट लेके आई है उसी तुलना में थोड़े कम जिसके वोट आते हैं उसको हम लोग अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशनल पार्टी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं। इलेक्शन दो टाइप के होते हैं हमारे इंडिया, एक जनरल इलेक्शन होता है, एक बाई इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जनरल इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो सभी कंस्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर टाइम पे ये इलेक्शन होता है, और पर्टिकुलर टाइम पर ये एक साथ इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और ये हर 5 साल के इंटरवल में चुनाव रिपीट होता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाई इलेक्शन की, तो बाई इलेक्शन में क्या होता है कि जब सपोज करिए कि हम किसी एमएलए का हम लोग स्टेट असेंबली की बात करते हैं, तो स्टेट असेंबली में कोई जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीत चुका है, इनकेस उसकी डेथ हो जाती है या वो पार्टी डिफेक्शन कर लेता है, तो क्या होता है, सपोज करो पहले आप किसी पार्टी में थे, उस पार्टी के आप लोग जीत के मेंबर बन चुके हैं, लेकिन उस पार्टी से आप डिफेक्शन कर लिया, किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जीत उस पार्टी में हुई थी, अब आपने पार्टी चेंज कर दी है, तो लोग आपकी सरकार को गिरा हुआ मानेंगे कि आपकी सरकार आपकी गिर चुकी है। लेकिन दोबारा से यदि आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो उस पार्टी में भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि वहां से भी आप जीतते हैं तभी आप क्या कराएंगे, उस पर्टिकुलर मेंबर कहलाएंगे, किसका, स्टेट असेंबली का। दूसरी कंडीशन में हमने बताया कि या कोई पार्टी, कोई जो रिप्रेजेंट एमएलए है, यदि करप्शन में फंस जाता है, यानी करप्शन किया है काफी ज्यादा उसने, या क्राइम कर दिया बहुत ज्यादा, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म की जो आइडियलिटी है उसको वो हार्म करता है कोई मेंबर, तो फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट उसको वहां से हटा देंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोगों को उस सीट को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इस टाइप के इलेक्शन को हम लोग कहते हैं बाई इलेक्शन। जैसे हमारे अभी एमपी हमने देखा था कि जो कांग्रेस के जो लीडरों ने डिफेक्शन किया था, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे, तो उन मेंबरों की दोबारा से फिर से इलेक्शन हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? फिर हम देते हैं, अब इलेक्शन में क्या होता है, हम लोग फिर हम अंदर की तरफ आते हैं, वोटर्स आईडी बनती है। यानी हम देखते हैं कि हमारी इंडिया में हर एडल्ट सिटीजन होता है, वो वोट डाल सकता है, 18 साल से ऊपर उसकी एज होना चाहिए, वो चुनाव में वोट डाल सकता है। लेकिन अगर वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है, इफ ही और शी वांट टू बी इलेक्टेड, यानी यदि वो प्रतिनिधि बनना चाहता है, तो उसकी एज मिनिमम 25 साल होना चाहिए, तब वो चुनाव में कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जब कोई व्यक्ति चुनाव में लड़ने जाता है तो उसके पहले नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में क्या होता है कि वो अपने नॉमिनेशन एक फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करने के साथ साथ में उसको अपने यहां से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, या उससे कुछ प्रॉपर्टी के कागजात हो सकते हैं, उसको हम लोग नॉमिनेशन कहते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद वो कैंडिडेट चुनाव के लिए रेडी हो जाता है। पहले जब हम लोग आज से कुछ टाइम पहले बात करते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ ज्यादा डिटेल हमको देनी नहीं होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल्स अप्लाई किया है कि अब कोई कैंडिडेट यदि चुनाव लड़ता है तो उसको अपने नॉमिनेशन फॉर्म में बहुत सारी अपनी डिटेल्स देनी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए उसको अपना पास्ट हिस्ट्री देना होगा, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, पहली बात, उसका किसी बैंक का बहुत ज्यादा डेबिट तो नहीं है, यानी बहुत बैंकों की उधारी तो नहीं है उसके पास, कितना पढ़ा लिखा है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही हम उसकी जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके चुनाव में उसका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्या होता है, हम लोग देखते हैं अक्सर कुछ लोगों का पास्ट काफी खराब होता है, जो व्यक्तियों की भाई हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी फीलिंग्स को कोई समझ सके, हमारी समस्या क्या है उसको अपने दिल के अकॉर्डिंग समझ सके। लेकिन व्यक्ति पहले ही इतनी एट्रोसिटी कर चुका है, लोगों को मार चुका है, पीट चुका है, तो वो आगे जब सत्ता में आ जाएगा
तो और ज्यादा आतंक करेगा। तो इस तरह के लोगों को हम लोग क्यों अपना राजा बनाएंगे, क्यों अपने ऊपर बैठा के रखेंगे। तो ये काफी अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि अब बहुत सारी डिटेल हमको देनी होती है, तब आगे हम चुनाव के लिए कंटेस्ट कर पाते हैं। क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है कि इतने लोग हैं इसमें ये वोट डालने के लिए इस बार एलिजिबल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन से कोई व्यक्ति छोड़ के किसी दूसरी जगह रहने लगता है, ठीक है, या वो मर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हर 5 साल में पूरे सर्वे होता है कि इस गांव से या सिटी से कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, कितने लोग मर चुके हैं। तो ऐसा अगर होता है तो उनके नाम वहां से टिक्ड ऑफ कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, और जो नए बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो 18 साल की एज गेन करते हैं, उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो जो इलेक्टोरल हमारी लिस्ट है ना, हर 5 साल में रिपीट होती रहती है और इसका नया फॉर्म आता रहता है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट पॉइंट काफी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पेपर में काफी ज्यादा आ रहा है। वोटर टर्नआउट का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में कितने % ऑडियंस जनता है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, यानी एलिजिबल पॉपुलेशन में से कितना % वोट डाला गया है, उसको हम कहते हैं वोटर टर्नआउट। क्लियर है। अब दूसरी चीज हम यहां पर ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी हम ये देखते हैं कि हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है इसकी हार्मनी को कौन मेंटेन करता है, कौन इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है। यानी कि इतना सिस्टम होता है चुनाव में, इसमें माल प्रैक्टिसेस हो सकती है, यानी गलत काम, कोई रूलिंग पार्टी है, काफी पैसे वाली है, दमदार है, तो वो क्या करेगा, किसी गरीब व्यक्ति को दबा के उसके टिकट को खींच लेगा। सपोज करिए कि एक पार्टी बहुत दमदार है, एक पार्टी उसकी कंपैरिजन में नई पार्टी है लेकिन उतना पैसा नहीं है उसके पास, तो वो चुनाव में अगर आना चाहता है, ठीक है, लोगों की इंटरेस्ट को आगे ऊपर ले जाकर रिप्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन बड़े लोगों ने उसे डरा के धमका के उसको उसका वोट है वो नॉमिनेशन फॉर्म खिंचवा दिया, तो कैसे, ऐसे तो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे वीक पड़ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसे हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे हम जानते हैं हमारी इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन मेकिंग की एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिस पर ना ही किसी गवर्नमेंट का पावर चलता है ना ही पार्लियामेंट का पावर चलता है। उसका डिसीजन हमेशा क्या आता है, सुप्रीम रहता है। उसने जो भी डिसीजन ले लिया है वो सर्वोपरि होता है, उसको हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। तो इसी केस में क्या होता है, जब चुनाव होता है तब तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बन के सामने आता है। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है, वही उसको शपथ दिलवाता है। लेकिन जब एक बार वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, उस केस में यदि उसको लग रहा है कि चुनाव किसी भी स्केल पर उसमें कुछ फ्रॉड काम हुआ है, कुछ उसमें मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, ठीक है, करप्शन हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन को यदि इस बात का इन्फॉर्म होता है कि इलेक्शन मुझे ये ठीक नहीं लगा, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो पूरे इलेक्शन को वो क्या करा देगा, रद्द करवा देगा। उससे कोई पार्टी उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती है, उसके डिसीजन को उसको मानना ही पड़ेगा कि ये अगर जो इलेक्शन है अब दोबारा से किए जाएंगे, तो हर किसी को मानना होता है। और ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अपनी जैसे सर्विस के लिए लेता है, यानी गांव में कहाँ चुनाव होने हैं या किसी सिटी में कहाँ चुनाव होने हैं या किसी स्टेट में चुनाव होने हैं, तो वहां के जो गवर्नमेंट के जो पर्सनल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन डिप्लॉय करता है, और उस टाइम तक उन सभी पर राइट्स किसका रहता है, इलेक्शन कमीशन का रहता है। वो जो कहेंगे वही उनको करना होता है, क्योंकि हमको पूरी चीजें मेंटेन करके चलनी होती है। अब डियर स्टूडेंट आता है यहाँ पर एक आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जब क्या होता है कि जब कोई भी कैंडिडेट चुनाव में जब कंटेस्ट करता है, नॉमिनेशन उसको फॉर्म भर जाता है, और फिर क्या होता है आने वाले 2 वीक तक वो अपने चुनाव का क्या करता है, कैंपेन करता है। यहां हमने लिखा हुआ है, कहां लिखा है हम लोगों ने, यस, नॉमिनेशन इलेक्शन कैंपेन, या डिस्कस थोड़ा कर लेंगे। यानी ऐसा तो कोई पार्टी चुनाव होने से लगभग 1 साल पहले से अपना चुनाव प्रचार चालू कर देती है, और लोगों के बीच में जाकर डोर टू डोर जाके अपनी जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, यानी कि हम लोग क्या करने वाले सोसाइटी के लिए, हमारा मोटो क्या है, उसको बताना चालू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमको जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने से चुनाव की डेट तक 2 वीक का टाइम मिलता है। उस 2 वीक में हम लोगों को क्या करना होता है, अपने चुनाव का प्रचार करना होता है। लेकिन चुनाव का प्रचार आपको किसी पर्टिकुलर एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना होता है,
जो कि इलेक्शन कमीशन उनको लागू करता है, उसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, कोई भी कैंडिडेट है गवर्नमेंटरी प्रॉपर्टीज को अपने चुनाव के लिए यूज नहीं कर सकता है। चाहे हम व्हीकल की बात करेंगे, चाहे हम पैसा की बात करेंगे, चाहे हम गवर्नमेंट प्रेमाइसेस यानी गवर्नमेंट भवन बनेंगे उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम जब चुनाव इलेक्शन करते हैं तो पार्टी की हम असेंबली करते हैं, सभा करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर धर्म पर, किसी पर्टिकुलर धर्म के स्थान पर, यानी हमारे हिंदू धर्म को मंदिर है या मुसलमानों की चर्च है या हम लोग कोई दूसरी जगह बात करेंगे, चर्च ईसाइयों की चर्च होती है, मुसलमानों की दरगाह होती है, तो उन पर बैठ के हम लोग कोई पार्टी अपने इलेक्शन का जो प्रोपोगेंडा है उसको फैला नहीं सकती है। आप असेंबली कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर जाकर, ठीक है। और दूसरी बात, आप इलेक्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा हमारी बुक में बताया गया है। आइडियली बात कर रहा हूं, वैसे तो लोग कर रहा हूं, आज प्रैक्टिकली में तो लोग कोई पार्टी चुनाव में कम से कम एमएलए के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बुक है, ये बताती है कि लोकसभा के चुनाव के लिए कोई भी एमपी है मैक्सिमम 25 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। और जब बात आती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के चुनाव के लिए बात आती है, तो इसमें 10 लाख तक का खर्चा हमारा कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। इससे अधिक खर्चा करता अगर वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पाया गया तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। ये हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमको बताता है। क्लियर है? तो ये हमने लोकसभा और स्टेट असेंबली की बात करी। इसी तरीके से हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज में, तो हम देखते हैं कि हमारे सिटियों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं। तो छोटे और लेवल पर जाएंगे तो हम गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा गांव छोटे छोटे वार्ड्स में बदल दिए जाते हैं। वार्ड्स भी वही है, एक हम लोग कंस्टिट्यूएंसी की बात करेंगे एमएलए, उसमें एमएलए चुनाव के लिए या लोकसभा के चुनाव के लिए, तो इसमें पॉपुलेशन की संख्या अधिक हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ग्राम पंचायत के चुनाव की, तो इसमें हमारे गांव को छोटे छोटे वार्ड्स जिसमें कम लोग होते हैं, छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन मीनिंग उनका वही निकलता है लगभग। तो बांटने के बाद फिर उनसे हम लोग इलेक्शन को कंटेस्ट आगे करते हैं। तो ये हमारी इंडिया में पूरी इलेक्शन का पैटर्न है। ये हर 5 साल में होता है और रूलिंग पार्टी जितनी ज्यादा सीट आती हैं उसको जैसे यह बताया जाता है कि जितनी टोटल सीटें होती हैं उन सीटों को 2/3 सीट जिसकी आती है जिस पार्टी की, उसकी क्लियर मेजोरिटी हो जाती है। यानी सपोज करो हमारे जो लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो कोई पार्टी के 2/3 सीट अगर आ जाती है, 543 की 2/3 सीट आएंगी, वो उस पार्टी को फॉर्म करेगा, राइट। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अभी डिस्कस करना है कि जो 543 सीट्स हैं इसमें कुछ सीट रिजर्व रहती है। रिजर्व मतलब कि जो हमारा डिप्राइव्ड सेक्शन है, एससी और एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, इनके लिए सीटों को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। तो ऐसा है, इसमें 120 सीट जो है हमारी लोकसभा में 120 सीट्स को रिजर्व किया गया है किसके लिए, एसटी प्लस एससी। तो इसमें जो एससी है उसकी 79 सीट है और एसटी की 41 सीट है, टोटल 120 सीट है। अब आप कहेंगे कि ये सीटों को रिजर्व क्यों किया गया है, तो डियर स्टूडेंट रिजर्व इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपनी असेंबली में बैठे हैं, जैसे हम लोग अपनी पार्लियामेंट में बात करेंगे, तो पार्लियामेंट में हमारे भारत देश के कोने कोने से एक रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठना चाहिए ताकि उन गरीब लोगों की बात को वहां डिस्कस कर सके। नहीं तो चुनाव में क्या होगा, जो व्यक्ति पैसे वाला है, जो लोग बुद्धिमान है, ताकतवर है, वो हमेशा चुनाव लड़ता रहेगा। जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, वंचित वर्ग का व्यक्ति है, वो कभी भी चुनाव में खड़ा नहीं, जीत नहीं पाएगा। और क्या होगा, वो अपने जो लोग डिप्राइव्ड है, काफी वंचित वर्ग के लोग हैं, वो कभी अपने जीवन को उस लेवल तक ऊपर लेके नहीं आ सकते हैं। तो हमारे संविधान बनाने वाले जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्होंने इतना शानदार दिमाग लगाया है, तो उन्होंने 543 सीटों में से सीटों को रिजर्व कर दिया है। तो जो 79 सीटें हैं किसकी, एससी की, इन पे कोई दूसरी वर्ग का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो भी मेंबर बनेगा वो एससी से ही होना चाहिए। किससे होना चाहिए, एससी से। सिमिलरली जो 41 सीट है वो कहां से होना चाहिए, एसटी से। यानी 41 सीट पे एसटी का व्यक्ति ही लोकसभा में बैठेगा और 79 सीट है उसमें एससी से निकला हुआ कोई व्यक्ति बैठेगा। इसमें जनरल और ओबीसी व्यक्ति नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, ये व्यक्ति भी जाकर वहां बैठेंगे गवर्नमेंट में और वहां के लोगों की बातों को बताएंगे, परेशानी को वहां पर साझा करेंगे, ताकि हर व्यक्ति तक बराबर बराबर का जो भाग है सरकार का पहुंच सके, हर व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर लेके आ सके, जो कि बहुत बढ़िया तरीका बताया है। दूसरा एक और देखते हैं कि हमारे कंट्री में वुमेन को भी हम देख रहे हैं आज के
प्रेजेंट टाइम में वी आर ट्राइंग टू गेट द वुमेन एम्पावरमेंट, अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट द वुमेन एम्पावरमेंट, जिसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं को भी हमको, उनकी आवाज को भी हमको ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे अभी लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसमें महिलाओं को 1/3 सीट जो रहेंगी महिलाओं की रहेंगी। ये अभी लोकसभा और उसमें लागू नहीं हुआ है, किसमें, स्टेट असेंबली में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में ऐसा डिसीजन निकाला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी हमेशा, जब भी चुनाव होगा तब। और इन फ्यूचर में आगे चलता आगे हो सकता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी महिलाओं की इस सीटों को हम लोग रिजर्व करने की बात करेंगे, और होना ही चाहिए, ताकि हर वर्ग का, चाहे हम जेंडर की बात करेंगे, चाहे हम कास्ट की बात करेंगे, चाहे हम किसी पर्टिकुलर भाषा के व्यक्ति की बात करेंगे, हर वर्ग का व्यक्ति सिस्टम में बैठे और पॉलिसीज को बनाए, ताकि किसी पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति उस चीज से डिप्राइव्ड ना रह जाए। तभी हम कहेंगे कि यस वी आर फॉलोइंग द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तभी हम लोग अच्छी तरीके से इसको एंजॉय कर पाएंगे, जो डेमोक्रेसी को हम लोग बार बार कह रहे हैं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, लोकतंत्र, यानी लोगों की सरकार। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा ये बताया गया लेक्चर जो मैंने समझा है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। हो सकता है आपको चीजें से पसंद नहीं आई होंगी, कुछ पसंद आपको आई होंगी। और कहते हैं सुझाव हमेशा वेलकम किए जाते हैं। यदि आपको कोई इसमें सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट करिए। आपको कमेंट, अच्छे कमेंट्स के मैं हमेशा वेलकम करूंगा और अपने कंटेंट में सुधार करूंगा। तो कमेंट कीजिए, और जो लोग पसंद कर रहे हैं मेरे इस कंटेंट को प्लीज लाइक करें, और नए लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ हम बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।